हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। और देखिए, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, निश्चित बात है। एप्स, स्टार्टअप्स, टेक बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चुटकी बजाते ही 5 मिनट में 10 मिनट में चीजें आपके सामने आ जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हाल में ओला और उबर ने ऐसी भी चीजें शुरू की जहां पे अगर आपको एकदम से मान लीजिए प्रेशर फील हो रहा है तो चुटकी बजाते ही जो रेस्ट रूम या वॉशरूम का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन हाल में एक स्टार्टअप ने, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, यह बात शुरू की कि आप चुटकी बजाइए और 10 मिनट में आपके पास एक हाउस हेल्प या मेड या जो घरेलू कार्य दक्ष लोग हैं वो हाजिर हो जाएंगे और आपके यहां काम करेंगे और चले जाएंगे। चाहे आपको रूम की सफाई करानी हो, आपको खाना बनवाना हो, वॉशरूम की सफाई करानी हो, इस प्रकार के काम करने वाले 10 मिनट में आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अब देखिए, हम सभी जिस भारत को जानते हैं, मैं उत्तर भारत का रेफरेंस ले रहा हूं, आई डोंट नो दक्षिण भारत में ऐसा है या नहीं, होना चाहिए, ऐसा ही होता है, ऐसा कि वो एक लेबर चौक होता है, वहां पे कुछ लेबर होते हैं, हम जाते हैं, हम डिस्कस करते हैं, देन हम उनको बुला लाते हैं कि भाई यहां पे ये काम करना है। वो चीज हमें पता थी और वहां पे भी मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ ये बात कह सकता हूं कि वहां पे भी निगोशिएशन उस स्तर का होता है जो मानक नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मजदूरों को एक्सेप्ट कर लेनी पड़ती क्योंकि काम कम है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि 10 मिनट में आपके घर कोई मजदूरी करने आ जाएगा, सुनने में बहुत अच्छा लगता है और निश्चित तौर पे जो शहरों का इस समय समीकरण है उसके हिसाब से सही है। पर क्या इसके लिए नियामक तय है? इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं, जो प्री कंडीशंस होती है, जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं, क्या उन पे काम किया गया है? आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, दिस इज अ केस स्टडी, एथिकल केस स्टडी। एथिक्स के हर एंगल को हम खंगालेंगे कि ये जो बात है कितनी सही है, कितनी नहीं है, कौन कौन से हितधारक है, किनका किनका जो हित है इसमें फंसा हुआ है, कहां पे काम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और देखिए, जो भी इस वीडियो को स्टूडेंट्स देख रहे हैं, निश्चित तौर पर आप भविष्य में अधिकारी बनने वाले हैं, IAS बनेंगे, BCS बनेंगे, IPS बनेंगे, हर प्रकार के सेवाओं को आप सुसज्जित करेंगे। आपके पास भी इस तरह के केसेस आएंगे, कैसे सॉल्व करना है उसको आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। इत्तेफाक से मैं बताऊं कि बहुत से स्टार्टअप्स जो बहुत सारी चीजों को शुरू कर देते हैं उनको भी बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे इस वीडियो से। तो करना क्या है, विभिन्न ग्रुप्स में, विभिन्न टेलीग्राम ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे इसको शेयर कीजिए, अधिकाधिक शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, समझ में आए उनको चीजें। और देखो, मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, दिस इज कोर एंड कोर UPSC टॉपिक एंड वी आर डिस्कसिंग ऑल द एंगल्स रिलेटेड विद GS4 यानी नीति शास्त्र का जो विषय है उससे रिलेटेड हर एंगल को हम खंगालेंगे, तलाशेंगे, बात करेंगे। और देखिए, एक नागरिक के तौर पे और उसके ऊपर एक स्टूडेंट के तौर पे हमें इस प्रकार के जो विषय होते हैं उनसे जुड़े मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, उनके एंगल्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, शुरू करूंगा मैं बात गांधी जी के एक स्टेटमेंट से। गांधी जी का एक कथन है कि किसी भी समाज की असली पहचान इस बात से होती है कि वो अपने सबसे कमजोर वर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। जो शोषित, वंचित, दमित तबका है, जो सर्वहारा वर्ग है, उनके साथ जो समाज है वो कैसे काम करता है, समाज उनको कैसे ट्रीट करता है, ये सभी बातें यहां पे गांधी जी ने अपने कोटेशन में रखी। और आज का जो हमारा विषय है वो भी उनसे ही जुड़ा हुआ है। देखिए, 10 मिनट में वो आ जाएंगे, उनको काम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात है। पर इसके पहले और इसके बाद की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसे नैतिक दृष्टिकोण हैं जिन पे शायद बात हुई नहीं है और उन पे बात होनी चाहिए। ठीक है, उन पे बात होनी चाहिए। ठीक, चलो बात करते हैं इसके आगे। हम आपको बताता चले कि हिंदी साहित्य और जो हमारा P2I फाउंडेशन बैच, दोनों ही एडमिशन दोनों में 15 मई को क्लोज हो रहे हैं। हमारा P2I जो फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स टू मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, खास बात क्या है कि अगर आप थोड़े भी इच्छुक हैं दिल्ली में रह के प्रिपरेशन करने की और आपकी इच्छा ही रह गई, आप नहीं उसको सकारात्मक रूप से होते देख पा रहे हैं, तो आप जब P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ेंगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दिल्ली में रह के कराई जाएगी। हर महीने आप 11,000 रुपए जीत सकते हैं। सोचिए, जो अभ्यर्थी है वो पढ़ाई कर रहा है, मस्त उसमें परफॉर्म कर रहा है, टॉप कर रहा है और उसे 11,000 रुपए मिल जाएंगे, इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है, जो कि निश्चित तौर पे अगर आप गंभीर होकर पढ़ाई करेंगे, तन्मय होकर पढ़ाई करेंगे तो आपको मिलेगा। तो पूरी फीस आपकी जो है वो वापस हो जाएगी।
SIP, मेंटोरशिप, पूरी 18 किताबें, प्री मेंस की सभी किताबें आपको आपके घर पहुंच जाएंगी। मेंटरशिप थ्रू आउट रहेगा, अनलिमिटेड रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और क्लास क्वालिटी वाइज लाइव वीडियोस तो है ही, साथ में IGP प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम और बहुत सारे मॉक्स। तो कितनी सारी चीजें इस बैच से जुड़ी हैं। विशेष बात कि 15 मई को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है और अगर इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव इज द कोड विच यू कैन यूज। विकास लाइव कोड का यूज करिए तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा P2I फाउंडेशन बैच में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे की। तो संदर्भ क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? तो एक टर्म आ जाता है हाइपर कन्वीनियंस इकोनॉमी। मतलब कन्वीनियंस का इतना ध्यान रखा जाएगा कि हर वो चीज जो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि इसको ऐसे बताता हूं, अगर आपने YouTube को बड़े अच्छे से देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो हर वो चीज जो आप सोच सकते हैं उस पर वीडियो बना हुआ मिलेगा आपको। आप सर्च कीजिए, कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगा। जैसे कोई ना कोई पहले न्यूज मिल जाती थी, वीडियो मिल जाएगा। मैं अब उसके एक और ऊपर आता हूं, हर वो चीज जो सुविधा के नाम पे सोची जा सकती है, आपको कोई ना कोई ऐप उस पे बनी जरूर मिल जाएगी, कोई ना कोई ऐप मिल जाएगी। इसको ही हाइपर कन्वीनियंस इकोनॉमी कहा जाता है कि हर वो चीज जो आप सोचते हो कि जरूरी है, वो आपको ऐप के रूप में या सुविधा के रूप में प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, तो इसके में क्या हुआ कि भारत में 10 मिनट डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को जन्म दिया है। भाई हम सब ने देखा, हमने ब्लिंकिट को जानते हैं, हम जेप्टो को जानते हैं, हम इंस्टामार्ट को जानते हैं और फ्लिपकार्ट का भी शुरू हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो 10 मिनट में आपको ग्रोसरी डिलीवर करते हैं। बीच में एक बार कॉन्डम्स की बात आई थी, तो लोगों ने कहा था कि कॉन्डम डिलीवर करना कैसा सही। भाई बहुत अच्छी बात है, वो भी उतना ही इसेंशियल है आपकी लाइफ के लिए, भारत देश के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है इन सारे जो टैबूस क्रिएट कर दी जाते हैं इन सारे विषयों पे, उन टैबूस पे बात की, कुंठाओं पे बात की जानी चाहिए। ठीक है, वहां तक बिल्कुल अच्छी बात थी। लेकिन फिर बात क्या है, अब ग्रोसरी और फूड से आगे इंस्टा हेल्प, ठीक है, ब्रूमीज, स्नैबिट, ये जो स्टार्टअप है, इन्होंने ऑन डिमांड घरेलू कामगार उपलब्ध करा रहे हैं। घरेलू कामगार ऑन डिमांड, ये जो ऑन डिमांड शब्द है, इस पे थोड़ी सी आपत्ति लगती है कि भाई क्या उनसे रिलेटेड कोई नियामक निकाय है, उनको कितना वेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, कंडीशन क्या होगी, क्या माहौल होगा, पूरा पैसा मिलेगा नहीं, उनके साथ पार्शियलिटी तो नहीं होगी, जात धर्म या रेस के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं होगा, इस प्रकार की चीजों की कोई बात नहीं है। ये सेवाएं एक बटन दबाते ही पोछा, सफाई, खाना बनाने जैसी सुविधाएं देने का वादा करती हैं, जो शहरी उपभोक्ताओं को आकर्षित करती हैं। और देखिए, मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं इस प्रकार की शहरी व्यवस्था में रहता हूं, मैंने खुद इस बात को महसूस किया है कि मुझे जरूरत पड़ती है ब्लिंकिट की, जेप्टो की जरूरत पड़ती है। तो निश्चित तौर पे ऐसे भी लोग होंगे जिनको इस प्रकार के हाउस हेल्प की जरूरत पड़ती होगी। मान लीजिए आपके घर में रैंडम कोई गेस्ट आ गए, आप बहुत अच्छे से खाना नहीं बना पाते हैं, आपके पास कोई कुक नहीं लगी हुई है, तो अगर आप इस प्रकार की कोई हेल्प लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। मैं इस प्रकार की शुरुआत की बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पीछे जो कुछ दृष्टिकोण है, जो कोण है, जो एंगल्स हैं, एथिकल एंगल्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनका क्या, उन पे कौन बात करेगा? ठीक है, बात की जाए तो यह प्रवृत्ति श्रम के उपभोग और उसके प्रति सोच में बदलाव का संकेत देती है। निश्चित तौर पे यह बदलाव हो रहा है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम लोग शुरुआत के दिनों में, हम लोग पहले किसी ऑटो वाले से, टैक्सी वाले से बात कर लिया करते थे, फिर वो आता था, वो हमको दिन भर घुमाता था, यहाँ जहां ले जाना था जो छोड़ता था, फिर चला जाता था। फिर आई उबर, ओला और रैपिडो, इस प्रकार इनड्राइव, इस प्रकार की एप्स आई जहां पे हम बुक्स कर सकते थे। फिर इस दौरान हमने ब्लू स्मार्ट जैसी एप्स को भी देखा कि पहले से बुक कर लो, कोई हैसल नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओगे, खड़ी रहेगी, आप बैठो, आपको छोड़ेंगे कन्वीनियंटली और फिर एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो ये सभी चीजें बड़ी अच्छी। इवन ब्लिंकिट या जेप्टो के साथ खास बात क्या है कि रात के 2 बजे भी आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो आपको पहुंचा देते हैं, डिलीवर कर दें, एटलीस्ट NCR में तो डिलीवर कर देते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल है, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन बात फिर वही बात की हेल्पफुल होना और उसके पीछे के सभी एथिकल एंगल्स को जस्टिफाई करना, इन दोनों में डिफरेंस है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत ही कर रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कुछ ऐसा है तो क्या उसका कोई उत्तर है उनके पास में, इस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, बात की जाए तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से थ्रू आउट, जो पूरा हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स क्या है। पहले घरेलू कामगार, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर्स, अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से, अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्र में होते हैं, बिना नौकरी सुरक्षा के रहते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती। ठीक है, अनौपचारिक क्षेत्र की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वो वीडियो जुड़ा था बॉन्डेड, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी है उससे जुड़ा हुआ था, बॉन्डेड लेबर से जुड़ा हुआ था। 1 मई को मजदूर दिवस था और मैंने बात किया था एक बहुत बड़ा, मतलब सबसे जो बड़ा धड़ा है वो अनौपचारिक तरीके से काम कर रहा है। औपचारिकता आनी चाहिए,
ऑर्गेनाइज्ड इसे होना चाहिए, लेकिन अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। और इस पे बहुत बहस हमेशा रहती है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कैसे हम बेहतर तरीके से सही दशा और दिशा में लाएं, इस पे बात होती है। अगले एक स्टेक होल्डर्स कौन से? ऐप आधारित स्टार्टअप्स टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारंपरिक श्रम बाजार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत मामलों में बहुत हेल्पफुल ही हैं। और अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये मत समझिएगा कि ये इस बात को लेकर मैं ये शिकायत कर रहा हूं कि उन्होंने बनाया। मैं कह रहा हूं कि इसके पीछे के जो नियामक रेगुलेशंस होते हैं उन पे कितनी बात हो रही है, वो कितने सही हैं, हम उस पे ही बात करेंगे। अगर नहीं हो रही तो होनी चाहिए, करो, कोई गलती नहीं है, पर बाकी चीजों पे भी हम लोग बात करते चलेंगे, ठीक है। और कौन स्टेक होल्डर्स हैं? शहरी उपभोक्ता, हमारे जैसे लोग जिनको जरूरत पड़ती है। और अतिशय कई बार ऐसा होता है कि कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे एक बार की बात बताता हूं कि हमारे यहाँ पानी चोक हो गया था, पानी नहीं आ रहा था, ठीक है, और पीने के पानी की बात कर रहा हूं, और रात के 2 बजे नॉर्मली पानी भी कहीं मिलना मुश्किल है। द गुड थिंग इज कि ब्लिंकिट था, मैंने रात में ऑर्डर किया और मेरे पास पानी आ गया। एक ऐप थी, हमने ऑर्डर किया और पानी आ गया। सेम गोज विद ज़ेप्टो, सेम गोज विद सब पानी आपको इस प्रकार की चीजें रात में भी उपलब्ध करा देते हैं, और हम मतलब थैंकफुली वी वर सेव्ड, ठीक है। बट फिर भी कुछ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जिनको सबको फॉलो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या है? श्रमिक अधिकार समूह, जो श्रमिकों के अधिकारों की बात करते हैं, उनको कुछ मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी प्रॉपरली, उनके उचित वेतन की, उनका कार्य सुरक्षित हो, उनको किस प्रकार की कानूनी सुरक्षा दी जा रही है ऐप्स के माध्यम से, इस प्रकार के स्टार्टअप्स में, इसको कौन करेगा सुनिश्चित? इस प्रकार के जो समूह है वो सुरक्षित करेंगे, ठीक है। और क्या है? निश्चित तौर पे नियामक प्राधिकरण, इनका सबसे बड़ा रोल होने वाला है नियामक प्राधिकरणों का, ठीक है। जैसे आप सेबी की बात करते हैं, आप IRDA की बात करते हैं, इसी प्रकार का नियामक प्राधिकरण हो, किसी न किसी के अधीन हो, ताकि ये निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बनाए रखने और शोषण रोकने के लिए जिम्मेदारी ले सके, या शोषण रोकने में जिम्मेदार साबित हो सके, ठीक है। ये जो स्टेक होल्डर्स हैं लिखते जाइएगा, जरूरी है, ठीक है। चलिए, नैतिक मुद्दे क्या क्या है? श्रम का वस्तुकरण, कमोडिफिकेशन ऑफ जो लेबर होता है, इसमें बहुत बहस होती है। कमोडिफिकेशन ऑफ लेबर, कमोडिफिकेशन किसी भी चीज का होना गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन जब किसी जीवित या सजीव वस्तु की, जैसे हमने एक टर्म सुना था कि भारत में जो पैट्रियार्की है, जो पितृसत्ता है, वहां पे कमोडिफिकेशन हो रहा है महिलाओं का। कई बार हमने सुना इस टर्म को, गाहे बगाहे। और कुछ चीजें ऐसी भी है कि महिलाओं को आप अपना संपत्ति मान लेते हैं। सुना ना भाई कि जब शादी करके लाए तो बस नौकरानी की तरह रख रहे हैं, सिर्फ इस तरह की चीज बहुत ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति इसको फॉलो कर रहा है, पर समाज में इस तरह की चीजें व्याप्त हैं। तो कमोडिफिकेशन ऑफ एनी लिविंग बीइंग इज स्ट्रिक्टली, इट शुड बी स्ट्रिक्टली, मतलब इसको प्रोहिबिट करना चाहिए, रोकना चाहिए, ठीक है। तो श्रम का वस्तुकरण इज नॉट जस्टिफाइड। कामगारों को सेवा के रूप में चुनना और रेटिंग देना, देखो यहां पे 2 वर्जन है, 2 बिंदु है। पहला कि कोमोडिफिकेशन अगर नियामक प्राधिकरणों के अधीन है, जो मैंने बताई कि वर्क स्पेस में उनकी सुरक्षा, वित्तीय सहायता, या उचित उनको जो पे मिल रहा है, अगर ये सभी चीजें सही हैं तब तो ठीक है। उचित पे इंग्लिश का मैं बोला था, पे पीने वाला नहीं बोला था, ठीक है। उचित उनको वेज मिल रहा है तो सही है, ठीक है। उसके बाद आप चीजों पे बात करिए तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद जब आप कोमोडिफाई कर रहे हो, उनको एज एन ऑब्जेक्ट देख रहे हो, तो उनके मानवाधिकारों को नहीं भूलना है, ठीक है। तो बहुत से मुद्दे आते हैं कि उनकी सेवा किस प्रकार से ली जा रही है, ठीक है। रेटिंग उनको किस प्रकार से दी जा रही है। रेटिंग के आधार पे कई बार ऐसा एल्गोरिदम आ जाता है कि कई बार जो अच्छे लोग होते हैं उनको नहीं मिल पाता सेवा का अवसर, ठीक है। और क्या है? श्रमिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन अनुबंध या सामाजिक सुरक्षा का अभाव। इसी की बात कर रहा था कि यह थोड़ा दिक्कत वाली बात है कि उनकी सुरक्षा पे क्या बात की गई है। अगर तो की गई है तो वेल एंड गुड, मोस्टली अभी तक जो मैंने देखा कि नहीं की गई है, इस पे बात की जानी चाहिए, ठीक है। और क्या है? एल्गोरिथमिक भेदभाव, यस। नाम, रूप या धर्म के आधार पे चयन में पक्षपात। हम सब यूट्यूब पे, न्यूज पे कितनी बार उदाहरण देख चुके होंगे कि कई बार नाम के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे भेदभाव तो होता ही है। वर्क प्लेस में भी होता है और उस प्रकार की जगहों पे तो होता है। इसको कैसे रोका जाएगा, इस पे काम कैसे किया जाएगा? जवाबदेही की कमी, यस। जो अकाउंटेबिलिटी होती है इसको इंश्योर करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? इंश्योर करना पड़ेगा। शिकायत निवारण या उत्पीड़न से सुरक्षा का अभाव दिखता है, इस पे काम करना पड़ेगा ताकि किसी ना किसी को अकाउंटेबल तो ठहराया जा सके जब कोई दिक्कत है, कोई समस्या है और इस प्रकार किसी लेबर का उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है, मजदूर का उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है। बात की जाए इसकी बात की तो पारदर्शिता, यस, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स अक्सर रेटिंग और विजिबिलिटी के निर्धारण को छुपाते हैं। किस हिसाब से रेटिंग दे रहे हैं, किस हिसाब से काम दे रहे हैं, किसको काम दे रहे हैं, जिसको काम दे रहे हैं
उसका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, आधे घंटे के बजाय 2 घंटे काम तो नहीं कराया जा रहा है, 2 घंटे काम कराया जा रहा है तो उतना पे किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, फिर रेटिंग्स की क्या कहते हैं विजिबिलिटी कैसी है, रेटिंग्स किस आधार पे मिल रही है, क्या उन रेटिंग्स को आप कभी विजुलाइज करते हो कि क्या वो सही है गलत है, जबरदस्ती तो नहीं दी गई है। मान लो कि कभी कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है, हक का पैसा मांग रहा है, सामने वाला नहीं देना चाह रहा है, फिर उसको एक रेटिंग कर देता है, वो व्यक्ति नीचे चला आता है, तो इस प्रकार की चीजों पर भी बात होती है। ठीक है, एक स्टडी है, आप लोग इस पे अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऑल दो स्टूडेंट्स जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एथिक्स में आपको बहुत सारी केस स्टडीज आएंगी, करनी पड़ेंगी, तो उसमें से एक केस स्टडी मैं यहां पे खुद बना रहा हूं कि आप बेंगलुरु के नगर आयुक्त हैं। ठीक है, एक स्टार्टअप ने 10 मिनट घरेलू सहायक ऐप लॉन्च किया है, निवासी इसे पसंद कर रहे हैं लेकिन शिकायतें आ रही हैं। ठीक है, कामगारों को भुगतान से वंचित किया गया है या अधिक काम कराए गए, आपको इस पे अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, हिंदू ग्राहक नाम पे आधार पर मुस्लिम कामगारों से परहेज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, जो आप देखते हो उसकी बात है, तो इस पे क्या आपका एक्शन होगा। कामगार सुरक्षा या भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, इस पे आप कैसे काम करेंगे। ठीक है, आपको नवाचार और श्रमिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाते हुए नियामक कार्रवाई तय करनी है। 3 पॉइंट मैंने दे दिए हैं, आप कैसे करोगे कमेंट बॉक्स में बताओ, या भी मैं अपनी ईमेल आईडी दे दूंगा, उस ईमेल आईडी पे मुझे लिख के भेजना। मैं बता रहा हूं कि आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए दिस इज वेरी नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है इस पे सोचना, इस पे काम करना, इसके स्टडी को सॉल्व करना। चलो, मैं आपको यहां पे कुछ पॉइंट्स भी उपलब्ध कराऊंगा, आप इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे नैतिक दुविधाएं क्या क्या है, नैतिक दुविधाएं क्या है, क्या शहर को श्रमिक सुरक्षा के लिए तकनीकी नवाचार को सीमित करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है, क्या प्लेटफॉर्म्स के लिए बिना अनुबंध के श्रम ऑन डिमांड देना नैतिक है, इसी मैं बात कर रहा था, जो अनुबंध की बात कर रहा हूं, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया गया उनसे और किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना जस्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बात उसकी बात की, क्या उपभोक्ता सुविधा अनौपचारिक कामगारों के अधिकारों से ऊपर है, कि जो उपभोक्ताओं को हम सुविधाएं दे रहे हैं 10 मिनट में दो, लेकिन जो लेबर फोर्स है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है, उनके जो यहां पे लिखा है ना कि उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, क्या वो उससे ऊपर है। उपभोक्ताओं की जो सेवा की जा रही है, या किसी व्यक्ति के जो मानवाधिकार है, श्रमिकों के जो अधिकार हैं, क्या उनसे ऊपर है। अगर है तो ये ठीक नहीं है, और अगर आप मान रहे हो कि ये नहीं है तो आप इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हो। ठीक है, और क्या है, क्या भेदभाव को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिथमिक मिलान की अनुमति दी जानी चाहिए। यस, इस प्रकार के भेदभाव होते हैं, हम सब ने कई जगह पे देखा होगा, केसेस हैं, मतलब देयर आर न्यूमरस केसेस यू विल फाइंड ऑन इंटरनेट, आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, इस पे आप देख सकते हैं, काम कर सकते हैं। कौन से मूल्य खतरे में है, सहानुभूति, मैं इसको समानुभूति कहना चाहूंगा, ये एम्पैथी है बेसिकली। सहानुभूति तो ये है कि किसी को देख के दुखी होना, समानुभूति क्या है कि उसके जूते में पांव डाल के समझना कि उसको क्या दुख है, क्या दर्द है, उसके जगह खड़े होके उसके जो व्यक्तित्व है उसमें झांक के ये देखना कि वो जो उसको दुख हो रहा है वो हमको भी दुख हो सकता है और कब हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, घरेलू कामगारों की सामाजिक आर्थिक कमजोरियों को पहचानना, भाई क्या क्या दिक्कत है, किस मजबूरी में कोई काम कर रहा है, उस मजबूरी का कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है। अगला क्या है, ईमानदारी, यस, प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदाराना भूमिका सुनिश्चित करना कि भाई आप जिम्मेदारी से काम कीजिए, जितने भी उनके मानवाधिकार हैं, एक कर्मी के तौर पे, एक श्रमिक के तौर पे, उन मानवाधिकारों को क्या करिए आप सुनिश्चित करिए। ठीक है, न्याय, बिल्कुल, जस्टिस शुड बी सर्व। प्लेटफॉर्म द्वारा कामगारों के साथ असमानता को, जो असमानताएं होती हैं जिनके भी हमने बात की विभिन्न तरीके की, उनको संबोधित किया जाए, उन पे काम किया जाए। ठीक है, और क्या है, जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, उनकी क्या है, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करना कि प्लेटफॉर्म्स को जो नुकसान हुए हैं उसके लिए उत्तरदायी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, या प्लेटफॉर्म्स पे चाहे मजदूरों के साथ हो, वर्कर्स के साथ हो, या खुद प्लेटफॉर्म पे जो उपभोक्ता है, अगर उनको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो कौन उत्तरदायी होगा उसका। ठीक है, पारदर्शिता, एल्गोरिदम और वेतन निर्धारण में पारदर्शिता हो कि आप किसी पुरुष को, किसी महिला को समान वेतन दे रहे हैं, किसी विभिन्न जो धर्म के लोग काम करते हैं, विभिन्न जाति के जो लोग काम करते हैं, कहीं उनके साथ कोई असमान पेमेंट तो नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित करना एप्स का और स्टार्टअप्स का काम होगा। ठीक है, अगर नैतिक विश्लेषण के सिद्धांतों की बात की जाए, देखिए यहाँ पे 4 लोग आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे इमैनुअल कांट दिख रहे हैं, जेरेमी बेंथम दिख रहे हैं, जॉन रॉल्स दिख रहे हैं, महात्मा गांधी दिख रहे हैं। एथिक्स में इन 4 की थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कांट की बात की जाए तो जो कांटियन नैतिकता है, जो कांटियन एथिक्स होते हैं, उसकी बात की जाए तो कामगारों को कभी भी मात्र साधन के रूप में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सिर्फ साधन नहीं, वो मनुष्य भी है, आपको समझना होगा। दे आर नॉट मेयरली ए कमोडिटी टू बी यूज्ड, नो, दे हैव ह्यूमन राइट्स ऑल्सो, उनके अंदर उनके पास उनके मानवाधिकार भी है। उसके बाद अगर हम देखें उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, जेरेमी बेंथम इसके प्रोपाउंडर हैं, वो क्या कहता है कि उपभोक्ताओं को लाभ मिल सकता है, मिलना चाहिए, लेकिन कामगारों को होने वाला नुकसान जो है ना, कामगारों को जो होने वाला नुकसान है उसकी बात कौन करेगा, उसको भी आपको
जब यूटिलिटेरियनिज्म की बात कर रहे हो तो सभी एंगल्स को शामिल करो, ठीक है। अगला क्या है, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या कहता है, व्यवस्था को सबसे कमजोर, जैसे घरेलू कामगार हैं, को लाभ पहुंचाना चाहिए, तो जो सबसे कमजोर वर्ग है उसको सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत है, आपको न्याय दिलाना पड़ेगा। फिर गांधी ऑफ कोर्स इसके पक्षधर थे, वो क्या कहते हैं कि श्रम की गरिमा और उपभोग में नैतिक संयम पे जोर देते हैं कि नैतिक संयम हो, किसमें, श्रम की गरिमा और उपभोग। जब आप श्रम का उपभोग कर रहे हैं तो आपका नैतिक संयम, चाहे वो ऐप के जो डेवलपर हैं उनकी बात की जाए, स्टार्टअप के फाउंडर्स की बात की जाए, या उन लोगों की बात की जाए जो सेवा ले रहे हैं, जो उपभोक्ता है, आपको संयम दिखाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने अर्बन कंपनी का एक विरोध 2021 में देखा था, आपको पता है अर्बन कंपनी बहुत पॉपुलर है, जहां पे आप ऑन डिमांड अपनी सेवाओं के लिए, एसी वगैरह की सफाई के लिए, टीवी बनवाने के लिए, फ्रिज को साफ करने के लिए, इस प्रकार की चीजें आप ऑर्डर करते हैं, यहाँ पे बुलाते हैं। महिला कामगारों ने बेहतर कार्य शर्तों के लिए विरोध किया, मतलब उनको, उनके साथ पार्शियलिटी हो रही थी महिलाओं के साथ, न सिर्फ एक शोषण की दिशा में जा रहा था वो, बल्कि जो पेमेंट होती थी वो पुरुषों को ज्यादा, महिलाओं को कम मिलती थी, ठीक है। और क्या है, आईएलओ कन्वेंशन 189 क्या कहता है कि घरेलू कामगारों के लिए भी गरिमापूर्ण कार्य की वकालत। भाई देखो, अनुच्छेद 21 तो गरिमामय जीवन की बात या गरिमापूर्ण जीवन की बात करता ही है, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ की बात करता ही है, पर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसने बाकायदा कह रखा है कि घरेलू कामगारों के लिए भी गरिमापूर्ण कार्य होना चाहिए, उनको भी गरिमापूर्ण कार्य मिलना चाहिए, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 क्या कहती है कि गिग कामगारों को शामिल करता है, ठीक है, लेकिन उसका प्रवर्तन बहुत कमजोर है, इसकी जो प्रवर्तनीयता है, जो उसका एप्लीकेशन है, वो बहुत कमजोर है, सही से काम नहीं किया गया इस पर। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे एक लाइन में नीचे परिभाषित कर दीजिए कि गिग वर्कर्स किनको कहते हैं और गिग इकोनॉमी क्या होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर परिभाषित कीजिएगा, ठीक है। जरूरी है बेटा, ये आईएएस के लिए जरूरी है, ठीक है। दिस इज नथिंग लाइक सेंसेशन, ये सेंसेशन नहीं है, ये जरूरी है यूपीएससी के लिए, ठीक है। और क्या है, स्विगी जोमेटो गिग वर्क विवादित था, जहां पे भुगतान और एल्गोरिथमिक पक्षपात जैसे मुद्दे बहुत उभरे थे और अभी भी उभरते हैं। कई बार उपभोक्ताओं की तरफ से इस पे इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं या वो बिंदुओं को सामने रखते हैं। कई बार वो जो वर्कर्स होते हैं जो आपके घर डिलीवरी करते हैं, कई बार उनकी तरफ से इस प्रकार की बातें होती हैं, ठीक है। चलो, क्या हस्तक्षेप जरूरी है, अनिवार्य श्रमिकों के लिए जो अनिवार्य अनुबंध है वो बहुत जरूरी है। न्यूनतम वेतन, ब्रेक टाइम सुरक्षा, ब्रेक टाइम कब उनको गैप देना है और उनके सुरक्षा के रिलेटेड जो नियम कानून है वो प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, शिकायत निवारण तंत्र, ऐप में कानूनी विकल्प और जोड़े जाने चाहिए, ठीक है, मतलब ताकि अगर उनको कुछ इशू देना, मतलब जो कामगार हैं उनको कुछ अपना इशू जनरेट करना हो, कुछ अपनी बात बतानी हो तो बता सके वो, ठीक है। अगला क्या है, एल्गोरिदम का नियमन, यस, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, इसको तय किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। श्रमिक सहकारी समितियां, जो श्रमिकों की सहकारी समितियां हैं, वो तकनीकी का उपयोग करके सशक्त समूह बनाए और उस प्रकार जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए भी एक समिति बने ताकि उनकी बात एक संघ के रूप में सामने रखी जा सके, ठीक है। और क्या है, सार्वजनिक निजी श्रम संहिता, इस पे काम किया जाना चाहिए और सभी हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करके एक नीति निर्माण की जाए रिलेटेड टू गिग वर्कर्स, स्पेशली दोज गिग वर्कर्स जो इस प्रकार की 10 मिनट एप्स या रेडी टू सर्व एप्स पे काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, नीति निर्माण किया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है, प्रशासक है, उनकी क्या भूमिका है, इस पे बात कर लेते हैं। स्टार्टअप्स, कामगारों और श्रमिक समूहों के बीच संवाद को बढ़ावा देना ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी समान रूप से सामने आ सके और अपने दिक्कतों को सामने रख सके, अपने बिंदुओं को सामने रख सके। और क्या है, गिग प्लेटफॉर्म्स के लिए नैतिक प्रथाओं को अनिवार्य करने वाले नगर पालिका विधि की सिफारिश। भाई एक एथिकल जो क्या कहते हैं क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, नैतिक जो काम होते हैं उनको सही तरीके से, या जो भी नॉर्मल वर्क फोर्स है उनको नैतिक तरीके से काम करने को अलाउ किया जाए, या ये सुनिश्चित किया जाए कि जो काम है, जो उनको काम करवाया जा रहा है, वो नैतिक सीमाओं के तहत है या नहीं, ठीक है। और क्या है, डिजिटल और श्रमिक अधिकारों पर जागरूकता अभियान शुरू करना चाहिए। ऑफ कोर्स जो लोग इससे जुड़े हैं, जो लोग इससे नहीं जुड़े हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। और क्या है, राज्य सरकार के साथ मिलकर गिग वर्कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पायलट प्रोजेक्ट चलाना चाहिए, निश्चित तौर पर राज्य सरकार को इस पर काम करना चाहिए, ठीक है। सुझाव क्या है और आगे की राह क्या हो सकती है, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। नैतिक तकनीक का निर्माण, इस प्रकार की तकनीकें हो जो एथिकल हो, ठीक है,
तकनीकें भी एथिकल हो सकती हैं, ठीक है। अनएथिकल तो बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं आजकल। इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर की बात चल रही है तो कुछ अनैतिक तकनीकों का प्रयोग कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो नैतिक तकनीकें हों, प्लेटफॉर्म को श्रम संहिता अपने बिजनेस मॉडल में शामिल कर लेनी चाहिए कि जैसे ही आप अपने बिजनेस को शुरू करो ऑटोमेटिकली वो जो कंपनीज एक्ट है, वेजेस एक्ट है, इस प्रकार के जितने भी अधिनियम है वो ऑलरेडी कोडिफाई हो जाए, उनके बिंदु ऑलरेडी शामिल हो जाए उसमें, ताकि जो वर्कर्स है उनको सुरक्षा मिल सके विभिन्न तरीकों से, विभिन्न एंगल्स में, ठीक है। समावेशी नवाचार, इंक्लूसिव जो इनोवेशन होता है उसकी बात की जाए। तकनीक का लाभ उठाएं लेकिन कमजोर वर्गों को बाहर या शोषित किए बिना आप तकनीक का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। नीति एकीकरण, ठीक है। जो जितनी भी पॉलिसीज है ना उनको यूनिफाई किया जाए इस प्रकार से कि किसी वर्कर को अगर विभिन्न क्षेत्रों में अपने अधिकारों को देखना हो तो उसको 10 अलग अलग नीतियों तक ना जाना पड़े, एक कॉमन नीति हो वहीं से वो समझ सके, ठीक है। राजनीति में गिग वर्कर सुरक्षा को मजबूत और लागू किया जा सकता है। और क्या है, सामाजिक ऑडिट तंत्र, स्वतंत्र निकाय द्वारा नियमित निगरानी की जाए कि इन प्लेटफॉर्म्स पे जो काम हो रहा है, जो इनसे काम लिया जा रहा है वो कितना सही है, ठीक है, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इस पे बात की जाए, ठीक है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भारत में श्रम का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने नवाचार में कितनी नैतिकता शामिल कर रहे हैं। और घरेलू कामगार वस्तु नहीं है, उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, ये मेन पॉइंट है। ये मैं कह सकता हूं इस का हाईलाइट है, ठीक है, जिसको हमको समझना चाहिए कि जो घरेलू कामगार, ठीक है, जो घरेलू कामगार हैं वो वस्तु नहीं है, उनकी गरिमा और अधिकारों की क्या होनी चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, ठीक है। और क्या है, राज्य, नागरिक समाज यानी कि सिविल सोसाइटी और स्टार्टअप्स को मिलकर ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहिए जिसमें तकनीक श्रम को सशक्त बनाए, न कि क्या करे, उसका शोषण करे। यहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, यहां पे हमें ध्यान देने की क्या है, जरूरत है, यहां पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। चलो, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय, हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय है, ठीक है, इसका जो मई बैच है 14 मई को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, 14 मई को एडमिशन क्लोज हो रहा है। भक्ति काल से ये बैच शुरू है, इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। मैं खुद पढ़ाता हूं तो मैं इस बात का पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेता हूं इस बात की कि जब आप इस बैच से जुड़ेंगे तो एक बात आपको श्योर हो जाएगी कि यू आर रेडी टू कॉन्कर यूपीएससी। बस तन्मयता के साथ पढ़ाई कीजिए, तन्मयता के साथ सिलेबस को खत्म कीजिए, मेरे साथ मेहनत कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। विकास लाइव कोड का प्रयोग न करना न भूलें, ठीक है, करना न भूलें, ठीक है, करना है आपको, बिकॉज इस कोड से आपको हर कोर्स में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट का है, तो कोई लाइव क्लासेस होती है, ठीक है, हम टेस्ट भी लेते हैं, हम आपकी वर्तनी पे काम करते हैं, आंसर पे काम करते हैं, फ्लो पे काम करते हैं, तरीके पे काम करते हैं, और इसके अलावा एथिक्स और निबंध और जो हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर होता है या GS1 का जो पेपर होता है उस पर भी काम किया जाता है ताकि वो भी आपका मजबूत हो। साथ साथ मैं बताता चलता हूं हर बात को, ठीक है। तो 14 मई को ये बैच क्लोज हो रहा है, ठीक है। इस बैच से जुड़ने के लिए आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करें, नीचे लिंक भी दी होगी, आप स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके भी आप इससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। स्टडी IQ की वेबसाइट पे जाके भी आप क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं, सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास डालेंगे तो जुड़ सकते हैं। vikas.singh@studiiq.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, जो मैंने बात बताई केस स्टडी का सॉल्यूशन आपके पास हो तो मुझे जरूर भेजिएगा। बाकी स्टडी IQ पे किसी भी कोर्स के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो प्रश्न मैंने पूछे उनका उत्तर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।